कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे भारतीय परंपरा के मुताबिक दीप प्रज्वलन के साथ। We'll begin the program with the lighting of the lamp. May I request all the dignitaries present on the stage to light the lamp. पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सांची यूनिवर्सिटी की ये छात्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे कि हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से दिल्ली के लिए निकलना है, बहुत कम समय होने के बावजूद वो हम सबके बीच आए, तो इसीलिए शुरुआत हम सांची यूनिवर्सिटी की जो कॉफ़ी टेबल बुक है उसको रिलीज़ करने के साथ करेंगे। मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिलीज़ द कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ सांची यूनिवर्सिटी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि चौथे धर्म धम्म सम्मेलन की शुरुआत पर वो आप सभी को संबोधित करें। मंचासीन श्रद्धेय थैरो जी, श्रद्धेय शास्त्री जी, श्रद्धेय भट्ट जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा जी, राजेश गुप्ता जी, और यहाँ पधारे हुए मेरे सभी श्रद्धेय विद्वगण, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ और आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं जो सोचता हूँ सरकार के बारे में सदैव यही सोचता हूँ कि अच्छी सरकार वो है जो अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद अलग अलग विषयों पर जो निष्कर्ष निकले यथासंभव उन निष्कर्षों को जमीन पर फिर उतारने की कोशिश करे, क्योंकि बुद्धि का और अकल का पूरा ठेका मुख्यमंत्री, मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होता। अलग अलग विषयों पर सोचने वाले देश में और दुनिया में बहुत विद्वान हैं, और इसलिए हम लोगों ने हमेशा यहाँ प्रयास किया है कि जनता से जुड़ा हुआ भी कोई फैसला लेते हैं तो समाज के उस वर्ग को बुला के उससे चर्चा और बातचीत करते हैं। ये धर्म धम्म सम्मेलन मध्य प्रदेश में अपना एक अलग स्थान बना चुका है। और अब आज जो विषय है धर्म और लोक नीति, ये सचमुच में बहुत प्रासंगिक है। धर्म आखिर है क्या?
अभी तो परिभाषाओं पर शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस चल रही, विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन संचालिका महोदय अभी संचालन करते करते उन्होंने धर्म की एक बड़ी सरल परिभाषा जो तुलसी बाबा ने बताई थी जन सामान्य के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा था, दूसरों की भलाई करने से, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अधर्म पाप क्या है? तो उन्होंने कहा कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं मानता हूं कि धर्म की इससे सरल और सुंदर व्याख्या कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। जो दूसरों को आनंद दे, जो दूसरों को प्रसन्न करे। और आनंद की और सुख की परिभाषाएं भी अलग अलग है। सुख कुछ तात्कालिक होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार उनको ही सुख मान के उस मृग मरीचिका में अगर व्यक्ति भटक गया तो अंततः उनको फिर घोर दुखों का सामना करना पड़ता है। सुख से एक अलग परिभाषा है आनंद की। धन व्यक्ति को सुखी करे ये जरूरी नहीं है, पद व्यक्ति को प्रसन्न करे ये तो है ही नहीं। आनंद उससे परे की एक अलग चीज है। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रयोग किया है। अपने यहां बाकी कई विभाग थे, हमने एक आनंद विभाग भी बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। लोगों की जिंदगी में आनंद कैसे आए। अब विस्तार से विवेचन का समय आज मेरे पास नहीं, मुझे एक धर्म का निर्वाह करने दिल्ली जाना है। लेकिन धर्म के बारे में आप विस्तार से, धर्म और लोकनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्य धर्म है। महात्मा गांधी ने तो कहा सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। अहिंसा धर्म है, अस्तेय धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, जो दूसरों को आनंद दे वही धर्म है। शांति धर्म है, स्नेह धर्म है, प्रेम धर्म है, आत्मीयता धर्म है। अब धर्म के और कई स्वरूप हो सकते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण बताए और अलग अलग, मैं धर्म नहीं कहूंगा, उपासना पद्धतियों में, क्योंकि कई बार बहुत तकलीफ होती है कि जो धर्म शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने वाला, उस धर्म के नाम पर ही दुनिया में शायद सबसे ज्यादा खून बहाया गया है और आज भी सबसे ज्यादा खून बह रहा है उसी धर्म के नाम पर। लेकिन हमारे यहां कहा कि वो धर्म नहीं है, वो उपासना पद्धति है। ईश्वर को मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में जाके यही कहा था, जब सब ये कह रहे थे कि मेरे ही धर्म श्रेष्ठ है, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे विचार को मानता हूं, ऐसे देश से आया हूं जो एक कहते हैं कि उस परम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। किसी भी रास्ते जाओ अंततः पहुंचोगे उस परमपिता परमात्मा तक। इसलिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक है, मंजिल एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और शायद ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा बेत्ती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और सारी दुनिया का मतलब केवल मनुष्य मात्र नहीं, दुनिया में जीव जंतु भी है, पशु पक्षी भी है, कीट पतंगे भी है, पेड़ पौधे भी है, नदियां समुद्र भी है, पर्वत पहाड़ भी है। और इसलिए वो सब मिलके ही वसुदैव कुटुंबकम बनते हैं। और इसलिए लोक नीति ऐसी हो जो इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। सरकार भी ऐसी हो, लोक नीति भी ऐसी हो जो धर्म की, मतलब अच्छी चीजों की जय की नीति बना सके, बुराइयों का नाश करने में सहयोगी बन सके, प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण के भाव को और पुष्ट कर सके। सचमुच में लोक नीति वही होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
लोक नीति वही है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब हमारे जैसे ही है, सत्यमेव जयते, जियो और जीने दो। कितनी परिभाषाएं तो अपने यहां की गई है, भारत की धरती पर मैं कम से कम मानता हूं। इसलिए ये सब धर्म हैं और लोक नीति इनकी इन लक्ष्यों की पूर्ति के अनुरूप होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं अल्पज्ञ हूं, अधिकारी विद्वान नहीं हूं मैं। इसलिए आप जो यहां बैठे इस सभागार में, देश भर से, दुनिया भर से, अपने अपने क्षेत्र के उद्भट विद्वान हैं आप, और इसलिए 3 दिन आप यहां विचार विमर्श करेंगे और उस विचार से, विचारों के मंथन से जो अमृत निकलेगा, मेरी कोशिश होगी कि उस अमृत को जनता को चखाने में, लोक नीति में शामिल करके लोक हित में उसका हम उपयोग करने का प्रयास करेंगे। मैं सांची विश्वविद्यालय को बहुत धन्यवाद देता हूं। यह हमारी 4थी कॉन्फ्रेंस है और इतने विद्वान दुनिया भर के बैठे हुए हैं, उनका दर्शन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं ये मानता हूं कि आज मुझ पर राम जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब राम को भी हम लोग कोई संकीर्ण अर्थों में नहीं मानते, और इसलिए आज उनकी कृपा है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूं। एक आवश्यक धर्म का निर्वाह करने मुझे तत्काल जाना था, मैं रात में ही जाता, लेकिन मैंने ये तय किया कि आपके दर्शन करके ही यहाँ से निकलूँगा। आकस्मिक एक ऐसी परिस्थिति बनी, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और बीच में एक बार और आके आपके दर्शन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी समय निकालने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वीड रियली लाइक टू थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी टुडे। हम औपचारिक रूप से एक बार फिर इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे स्वागत भाषण के साथ। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर YS शास्त्री, वाइस चांसलर सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज, टू प्रेजेंट द वेलकम स्पीच। Honorable Minister of Culture and Tourism, Government of Madhya Pradesh, Shri Surendra Bhattavaji, Venerable Banagala Upatissa Nayaka Theroji, Professor S.R. Bhatt, and distinguished guests and delegates. I feel great pleasure in welcoming you all this morning to this prestigious 4th International Dharma Dhamma Conference on Dharma and Polity. This 3-day international conference is organized by the Sanchi University of Buddhist Indic Studies in association with Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, and India Foundation, New Delhi. In recent times, you all know that there has been a good deal of controversy with regard to the relationship between religion and politics. The word dharma does not just mean the religion as often translated. Because of this translation, the word dharma is the most misunderstood term today. Whenever there is a debate on the relation between religion and politics, more heat than light is generated due to misconception about dharma. Dharma is a philosophical concept which covers almost all principles of life. Sri Aurobindo says, it is a mighty law of the life, great principle of human revolution, the body of spiritual knowledge and experience. There is no right term for the word dharma in English. The word dharma is used in several senses in Vedic civilization. First of all, it is a sustaining principle of the universe, the moral principle of the universe. Dharma is a foundational principle which upholds the cosmos as well as the entire society. Veda says, dharmo vishwasya jagatah pratishtha. Mahabharata says, dharana dharma ityao dharmo dharayati praja. The supporting principle of the universe. Dharma implies such concepts as justice, virtue, morality, righteous path, righteous behavior, religious rites, ceremonies, observances, duties and obligations of men and women, laws, customs and even manners of society. The concept of dharma in its implications and applications is basically governed by truth and is directed primarily towards the welfare
and perfection of mankind and indeed of the whole universe. The very purpose of dharma is to ensure sustainability of living beings and all those that contribute fundamentally to the cause of sustainability. In a political context, dharma is understood as a constitutional morality. It intends to serve as a basis for living a good life in a good society, in a good polity. That is the coordination between dharma and the concept of democracy, polity in society. It is a need of the hour that this term is understood and used in its proper sense, and any attempt to misuse it is to be checked and thwarted. Concept of dharma, religion and secularism are vague, amorphous and ambiguous, but the cobwebs of misconception and errors of judgment need to be removed by conceptual clarity. It is the responsibility of the intellectuals and responsible thinkers, I'm using the word responsible thinkers, to come forward with clear, consistent and forthright reflection to enlighten society. The central theme of the conference, Dharma and Polity, aims to focus on the integrated approach of dharma and polity to develop a state based on social well-being. The conference aims to focus on dharma being guiding principle of polity globally and exploring the shared values to strengthen democracies worldwide. During the 3-day-long sessions, deliberations will be made on the role of dharma in state, the significance of dharma in governance, dharma to ensure social security and justice, dharma as a guiding principle towards fulfilling duties and responsibilities, and lastly, dharma as a pathway to sustainable development. Total 150 papers will be presented by renowned scholars and experts from all over the world. In addition to plenary sessions and academic sessions, we have arranged cultural programs which will represent the colorful and beautiful mosaic of our cultural rich country. I request you to attend all programs and make our efforts successful. You shall be glad to know that 3 international Dharma conferences organized earlier by us received a warm response from the academia and society at large. And we were quite successful in accomplishing the set objectives. These conferences were blessed and graced by eminent personalities from India, China, Bhutan, Sri Lanka, Korea, Thailand, and Japan. We do hope that through this conference, learned scholars and experts will be able to explore the concept of dharma, which is pivotal to Asian modes of thinking and ways of living, right from the dawn of civilization. I solicit the support of everyone amongst you to make this conference a great success and contribute to build a society free from terror, free from violence, free from hatred, and free from all evils. I again welcome all learned delegates from different parts of the world. I express heartfelt gratitude to all for attending this conference. We have tried to provide all facilities to the delegates within our reach, and in case there are any lapses, I humbly implore forgiveness. To conclude, the sense of separateness created on the basis of religious and political ground brings sorrow, conflict and fear. Dvitiyadvai bhayam bhavati, says Upanishad. Unity of minds brings harmony and peace. The Rig Veda, the oldest literary and religious document of the human race, tells that come together, talk together, act with one mind for the benefit of human race. Sangachadvam samvadadvam samvo manasi janata. It also further tells, may our minds comprehend alike, common be our actions and achievements, common be our thoughts and intentions, common be the wishes of our heart. Samani va akutihi samana hridayani vaha samana vastuvo mano yatava susahasati. Thank you. Jai Hind. Thank you, Professor Shastri. I now request Professor S.R. Bhatt, Chairman, Indian Council of Philosophical Research, to deliver the thematic introduction. Sir.
सर्वेभ्यो नमो नमः। सबको मेरा सादर नमस्कार। परम आदरणीय श्री पटवा जी, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, आदरणीय थेरो जी, प्रोफेसर शास्त्री, श्री राजेश जी, सभागार में उपस्थित संत वृंद, विद्वान एवं विदुषीगण, सभी सम्मानित अतिथि, यह चौथा धर्म धम्म सम्मेलन हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें आप लोग पधारे, सबका मैं कन्वीनर के रूप में स्वागत करता हूं। चूँकि कुछ हिंदी भाषी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, विदुषियाँ उपस्थित हैं, अतः मैं अंग्रेजी भाषा में ही बोलना चाहूँगा। As a reflective and ratiocinative human beings, we ponder over our experiences to be profited therefrom, and we are painfully aware that the global existential political scenario is not well. There are internecine conflicts, violence, terrorism, and it's not just that individual human beings are involved, but even there are state-born terrorism. I think it's high time that the intellectuals of the world think over this burning problem and offer a creative, positive solution. And that's why we thought that we should have this theme of Dharma and polity. In every Dharma conference, Dharma in Sanskrit, Dhamma in Pali is the focal point. But our approach is to approach glaring issues from dharmic point of view. And by dharma we don't mean just upasana paddhati, ways of worship. By dharma, as our Honorable Chief Minister has already explained, we have a very wide connotation. Dharma has been the foundational tenet not only of Indian ethos, but I think of the entire Asian ethos. And it has to be looked at from the global point of view. As Honorable Vice Chancellor quoted from Etri Aralika, Dharmo Vishwasya Jagata Pratishtha. Dharma is the foundation of the Jagata, the mutating world of the Vishwa, of the cosmos. And therefore, Dharma is an overriding principle of the entire cosmic process. There are three important facets of Dharma which we have to take cognizance of. One is Dharma is the sustaining principle, and that's why he referred to Mahabharata, Dharana Dharmityahu Dharmena Dhariti Prajaha. Dharma is the sustaining principle of each and every iota of the cosmos. It constitutes the very nature, the very mode of functioning of each and every object. We say the dharma of water, we say dharma of fire, dharma of this object, dharma of that object. It constitutes the very essence of that particular object. And if dharma is disturbed, which would mean that the essence of that particular object is also mutilated.
We, the human beings, have freedom of will. This is our prerogative. And we are free to choose among the alternatives, one course or the other. And generally, we tend to follow something which is not conducive to well-being. To use the terminology of the Bhagavad Gita, asuri vritti, the demonic tendency is at times dominating over the divine virtues. And therefore, human conduct needs regulation. Only when our conduct is regulated, there can be sustenance, there can be advancement. And therefore, dharma is not only dharaka, dharma is also niyamaka. It's a regulating principle. And only when dharma as regulating principle is observed, it can serve as a sustaining principle. And further, we also say, of course, regulation is needed because we are finite, we are imperfect, we are limited. We always feel that we are missing something, we are wanting something, we are struggling for achieving something. And that for that we act. But we act in a more or less selfish manner, or in such a manner which is detrimental to others' well-being. But our Honorable Chief Minister also says, parahita parahita dharma. So it is the welfare of the others. Sarva bhuta hita, to use terminology of the Bhagavad Gita. Well, so for that regulation is required. And the third facet of dharma is that it is by following dharma there can be material prosperity. Material prosperity not for one's own self, but for the totality. So dharma is therefore sadhak as well. Yato abhyudaya nishreyasa siddhi sadharma. Dharana dharma ityadu is one. Chodna lakshana dharma it is another. But the third one is more important. That if you have regulated conduct, then there can be distributive justice, there can be equality, and wherever there is equality, there is peace and tranquility. And therefore, dharma is I should say, most fundamental principle not only of the human life, but also of the entire cosmic process. With this background, we hope that our deliberations will focus on the political governance. Because these days, state power is overpowering the individual will or the individual forces. State policy affect our conduct and may also affect the cosmic process, because science and technology are mostly governed by the state power. And that's why we have the problem of environmental imbalance, pollution, and so forth. It is the politics which needs to be regulated by dharma. This has been the emphasis of Indian culture right from the Vedic times, that the Rajya must be Dharma Rajya. And in a Dharma Rajya, there will be dharmic individual, there will be dharmic society, dharmic state, and the entire cosmos also will be dharmic. And therefore, the principles of state governance need to be regulated by dharma. In our tradition, therefore, there was a king, a ruler, but the ruler was always required to abide by the advice of the saintly people. The Kshatriya Tej has to be under the control of Brahma Tej. It was Brahma Tej which was given predominance. Unfortunately, in modern times, the Brahma Tej is at the lowest ebb, and the Kshatriya Dharma is overpowering. We don't pay much respect to saints, but more to politicians, rich people. Our entire psyche has, in fact, become perverted. The point, therefore, is that
we have to give a dharmic orientation to state policy. And in our tradition, therefore, a distinction is drawn between an authority and in authority. Scriptures are an authority. They are impersonal. In present times, our constitution is an authority. It is impersonal. And therefore, it is free from personal prejudices, biases, distortions, etc. And the king in ancient times was in authority. But in authority was subservient to an authority. In present times, we have legislature, we have executive, we have judiciary. These are all in authority. These are all managed by persons. But then these persons might be subjected to or vitiated by individual interest, personal interests. And we may therefore not, the persons who are in authority may not think of sarvabhuta hita. They may only think of swahita, self-interest. And this leads to corruption in the individual level, but also leads to cosmic disturbance. The cosmos is orderly. Vedic seers always insisted that there is ritu, an order in the cosmos. It is we human beings who introduce disorder because of our free will. Of course, free will is our prerogative and it is natural to us, but then we should always act in such a way that there is more orderliness and least disorderliness. But this requires, in fact, proper education. Education to the masses, of course, but I would go and step further. It is the politicians who need education now, because they are having the overpowering influence. So, in earlier times, a king was enthroned only when initially he or she was a Yuvaraj and was given full training in dharma, apart from other education, both in paravidya as well as aparavidya. A time has come that all our rulers need this orientation, and therefore they must cultivate a dharmic perspective so that they work for the well-being for the entire cosmos. We are living in a very troubled situation. We do care for peace, for shanti, but we find that peace is eluding. The cosmic structure is such that there is a saha-astitva. We have to have coexistence, and for enhancement of our potentialities, peaceful coexistence. But we find that the very sphere of coexistence is in danger. And not only there should be coexistence, there also should be cooperation. Apart from saha-astitva, there has to be sahakara. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karvavahe. We have to act together. It's because ours is a corporate living. We are not living in an isolated individual way, and therefore there has to be cooperation. And if there has to be cooperation, it should be in the form of yajna. Yajna basically is not the one which is exterior form available to us now in the present times. Yajna stands, as Bhagavad Gita would say, Yajna stands for a collective corporate action for cosmic well-being. It is Yajnove Shreshtatamo Karma. This is Yajurveda. It deals with karma, of which Samaved is the concluding portion, where it says, Ishavasyavidam sarvam yat kinchit jagatyam jagat tena tyaktena bhunjitaha.
In performing yajna also of the modern version, we say, idam indraya swaha, idam namama. It's not for me. The collective enterprise is not for my selfish interest. Indraya, it is for the totality. That means, as our Honorable Chief Minister referred to, it has to be principles of asteya and aparigraha. Well, these are the guiding principles. And then there are two other guiding principles which Gita has referred to, yoga and kshema. In a collective enterprise, we have to make use of nature. Nature is our mother. We live in the lap of nature. There has to be yoga, means enhancement of material resources, recycling of material resources, rejuvenating of material resources. This is yoga, to add, to supplement. And nature has that capacity of undergoing supplementation. And kshema, protection of the natural resources, not depletion. Unfortunately, we do not care either for yoga or kshema of nature. We try to exploit nature rather than get nourishment from nature. So here again, it is the dharma which has to be our guiding principle. And here, we have not only to care for present generation or intra-generational justice, we have to care for the future prosperity also, for future generation also. So there has to be, therefore, intergenerational justice. Our ancestors were aware of that. These days, in fact, we are only raising environmental concern. Oh, this volcano has erupted, there is inundation, there are floods, this thing, that thing. We are only attending to the symptoms. We don't care to go deep as to why these symptoms are there. And these symptoms are only external expressions of our internal processes. Whether these processes are in the form of thinking, in the form of willing, in the form of willing. It is the mind which has to be attended to. It is the intellect which has to be attended to. We don't have just an external environment. We also have internal environment. And the Taittiriya Upanishad talks of 5 types of environment in Panchakosha theory. It is the Annamaya, it is the Pranamaya, it is the Manomaya, it is the Vijnanamaya, and then we come to the Anandamaya. You can't directly, our Honorable Chief Minister talked of Ananda, and they have Department of Ananda also. But then we have to take a holistic, integrated view as to what is meant by Ananda. In Taittiriya Upanishad, we talk of Ananda of the Anna, we talk of Ananda of the Prana, Ananda of the Mana, Ananda of the Buddhi, and Ananda of the Atma. And there is what I call as beatific calculation there. That one Ananda in the first stage, if it is multiplied by 100 times, then you go to second. And again it is multiplied by 100 times, then you go to the third. So 10 such stages are enumerated. Taittiriya Upanishad is wonderful in this respect. The section is also known as Anandavalli. Anandam Ve Brahma, Anandam Brahmano Rupam. So, of course, everyone wants Ananda, no one wants Dukkha. But what is Ananda? And how to get Ananda? And how to get Ananda in a successive, graduated manner? Well, that we have to ponder over. And in that, what is the role of an individual? What's the role of a society? And what's the role of the state? We have to think over. I hope in our deliberations, this point also will be covered up for our delineation. The point therefore is that we must have Saha-Astitva, we must have Sahakara, but then we must have Saha-Bhoga. Whatever cooperative endeavor we undertake, it must be enjoyed by all. Then only there can be peace and prosperity in the cosmos. This is the message of Indian culture. This is the message which has pervaded entire Asian culture through India, through Hinduism and Buddhism. And I think this is the message which the world needs today. And to my mind, this is the relevance of the present theme of our deliberation. That's why we thought of that dharma should be approached with the perspective on polity. And I hope
we shall have threadbare discussion, fruitful discussion, and at the end of the deliberation, there can be a sort of reporting, a resolution, which could be forwarded to different bodies for possible, I say, possible execution. I won't be present here for the third day, but I hope that our deliberations will be conclusive enough and will come to a definite conclusion. Thank you very much, and once again, I welcome all of you. I was for quite some time abroad and therefore could not attend to the management of this particular conference. I'm sorry for that, but I hope your stay is comfortable and you will have a nice, apart from physical food, intellectual food as well. Thank you very much once again. Thank you, Professor Bhatt. We do look forward for the food for thought. May I now request distinguished guest of honor, Shri Surendra Patwa to share his thoughts with us. Surendra Patwa जी, आपसे अनुरोध है कि अपने विचार आप हमारे साथ साझा करें. हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय थीरो जी, वाइस चांसलर शास्त्री जी, आदरणीय भट्ट जी, राजेश गुप्ता जी और उपस्थित सभी हमारे आए हुए गेस्ट, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. लगभग 8 देशों से 100 विद्वान इस कार्यक्रम में आए हैं और ये चौथा सम्मेलन हो रहा है धर्म का. वास्तव में देखा जाए तो इसके पहले जो 3 सम्मेलन हुए हैं उसमें से भी बहुत सारे विषयों पर बातें निकल कर आई है. मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से उन विषयों पर विस्तार से बात कही है. मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में विकास के साथ साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो हमारा संस्कृति विभाग है, हम सबका ये प्रयास है कि भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, इनको सृजित करने का काम हम लोग करें ताकि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी है उन सबको इन बातों से रूबरू करा सकें. और वास्तव में देखा जाए तो इस तरह के कार्यक्रमों से ही कुछ न कुछ नई बातें निकल कर आती है, क्योंकि वास्तव में हमारा हजारों साल का भारतीय इतिहास है और इन सब बातों से अगर हम लोग नई पीढ़ी को रूबरू नहीं कराएंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नई पीढ़ी में वो जो सोचने की और समझने की जो शक्ति है और पूरी भारतीय संस्कृति के बारे में उस वातावरण को निश्चित रूप से हमें उनको समझाना होगा. मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से पूरे देश में ये सरकार काफ़ी कुछ ऐसे विषयों पे काम कर रही है जिससे भारतीय संस्कृति आगे बढ़े. हम लोगों ने इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए थे. इसके साथ साथ हमारे यहाँ उज्जैन में कुंभ का आयोजन हुआ और कुंभ की सफलता पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई. उस समय भी एक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन संस्कृति विभाग से हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे. आने वाले समय में नवंबर महीने में 12, 13, 14 नवंबर को हम लोग यहाँ पर एक और बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें लोक मंथन के बारे में चर्चा होगी और अलग अलग विषयों पर, जैसा कि अभी 3 सत्रों में अलग अलग विषय हैं जिनके ऊपर आप लोग सब अपनी बात रखेंगे और कहीं न कहीं उन बातों से ही एक रास्ता निकल कर आएगा. मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जैसा कि आप सबको मालूम है हमारे मुख्यमंत्री जी विकास के साथ साथ इन सब बातों का भी ध्यान रखते हैं ताकि हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो रास्ता है वो हमेशा बना रहे. आप लोगों की चिंतन से, आप लोगों के विचारों से निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक नई दिशा मिलेगी. आप सब लोग यहाँ आए, एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और ऐसा प्रयास करूँगा कि आप तीनों दिन इस कार्यक्रम में रहें
समापन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पटवा जी। Ladies and gentlemen, it is indeed my pleasure and honor to invite Venerable Banagala Upatissa Nayaka Thero to deliver the presidential address. Honorable Minister Surendra Patwaji, our Vice Chancellor Professor Sastry, my friend Mr. Professor Bhatt ji, Rajesh Gupta ji, most venerable sirs, respected delegates, and my very special guest, Professor Vijay Bahadur Singh, Vaidyacharya David, travel sensei, dear friends, we all are gathered here to participate in this very important discussion. And this fourth International Dharma Conference is really very much useful to the present world, where there are a lot of problems facing various countries. To solve all these problems, there is only one way, that is Dharma, to solve these problems. There are a lot of teachings, even in Buddhism, Vedanism, Jainism, and other religions also. So if we really follow those, practice all those things, I think we can solve these problems. When Ashoka's son, Mahamayandra, when he went to Sri Lanka, the king of Sri Lanka was on a pleasure hunting tour. He called them, and he said that we are coming from India to deliver you a good message of peace, and message of Buddha. And the king of Sri Lanka adopted the philosophy what you have sent from Bhopal to Sri Lanka. इसलिए मुझे विशेष रूप से बहुत संबंध है इस स्थल से जो भोपाल है। सांची और भोपाल कोई ख़ास दूर नहीं है, वो एक ही जगह है जहाँ की आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल से देखेंगे सांची भोपाल एक ही स्थान है। और जब राजा धर्म को स्वीकार करेंगे तभी ही वह अपने जनता को, अपने मंत्रियों को दे सकते हैं। अगर राजा उसे पालन करे, मंत्री उसका पालन करें, उनके सचिव लोग उसको पालन करें सही ढंग से, सही रूप से, तो जरूर जनता उसे मानेगा और पालन करेगा। वहीं एक गुड गवर्नेंस हो सकता है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न भी वही है, जो विशेष तौर से मध्य प्रदेश से ही उसका बत्ती जलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। आज विशेष तौर से मुझे बहुत खुशी की बात है, मैं आपको कुछ अंग्रेजी में मेरा कुछ शब्द में लिख के आए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुरंत, मेरा एक कहावत है, गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए।
ठीक है ना गुरुजी? तो मैं जब यहाँ आए तो मुझे लगा कि 1970 का मुझे याद आया, जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाया। मैं कभी उनको सोचा नहीं कि आप यहाँ पधारेंगे, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह। वास्तव में इसीलिए मेरा पूरा फ्लो जो है आपके ओर है। आपके दुआ से कुछ मैंने सीखा, जो कुछ आपने सिखाया मैंने पूरे विश्व पर में ले गए, आशिया तक नहीं बल्कि यूरोप तक, अमेरिका तक। ये भारतीय संदेश जिन्हें आपने हमको बताया है, और भगवान बुद्ध का जो दर्शन, जो मैं बचपन से ही भारत में आके ही सीखा, नॉट इन श्रीलंका। My first visit to India was when I was about 12 years old, young boy. I'm not a Buddhist monk. The childhood education of Dharma was started from Varanasi, where the great link had Mr. Modi ji is having. And secondly, my secondary education I took at Sanchi, where the even name is itself is identified that place called Sanchi or peace. So I brought up in a Buddhist atmosphere, and I learned a lot of things about peace, harmony, so-called other things, which I took for the benefit of others. Charata bhikkhave charika बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैंने सोचा कि भारत में बहुत सारे पंडित हैं, हमारे स्वामी जी जैसे, आप लोग जैसे, तो यह देश रिलीजियस लीडरों से भरा हुआ है। यहाँ के लिए कोई गुड गवर्नेंस सिखाने के लिए कोई बाहर से आने की कोई ज़रूरत नहीं, न जापान से, न श्रीलंका से, बल्कि न कोई दूसरे देशों से। ये आपके जो चीज वेद में है, हमारे बौद्ध साहित्य में है, जैनिज्म में है, वो अगर अच्छी तरह आप अध्ययन करें तो एक सुखदायी, एक पीसफुल नेशन के लिए बहुत कुछ सीखा है। होता क्या है, किताबों में है, उसे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए इससे ज़्यादा मैं आपका समय लेना नहीं चाहते हैं। मेरा भी संबंध ये विश्वविद्यालय या ये धर्म कॉन्फ्रेंस से शुरू से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ इसका शुभारंभ 50% श्रीलंका में ही किया, जिसे धर्म कहा गया। वो भारत में आके धर्म धम्म हो गया और हम सब सुखी हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थेरो जी। और बहुत ही अच्छी बात थेरो जी ने कही कि राजधर्म का पालन कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। और वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या धर्म सिर्फ एक खूंटा है जो किसी भी राष्ट्र के विकास की उड़ान को रोक लेता है, या फिर वो एक ऐसा जहाज़ है जो असमंजस में, जो अराजकता में, जो अधर्म के एक सागर के बीच आपको स्थिरता प्रदान करता है। अगले आने वाले जो 3 दिन हैं 21 तारीख के दोपहर तक, वो बहुत ही मनन चिंतन वाले रहेंगे। वाद विवाद होगा, विचार होगा और बहुत सारा विचारों का आदान प्रदान भी होगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे इन तीनों ही दिन। श्री राजेश गुप्ता जी से अनुरोध है कि अब वो धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्री राजेश गुप्ता जी विल नाउ प्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स। It is a matter of privilege for me to express on behalf of the university my deep gratitude to the dignitaries who have come to bless with their auspicious presence. This Sachi University of Buddhist Indic Studies, in its 4th International Conference,
devoted to the philosophy and the praxis of the India's core pervasive Sanatan and Shashwat Siddhant of Dharma Dhamma, a value and a principle that today's conflict-ridden world needs as an imperative much more than ever. The honorable and the venerable presence of your good selves reaffirms the visional intent of the university to comprehend and regenerate Gautam Buddha's paradigm shift in the history of human knowledge and civilization. A thought revolution that permeated the entire Asian subcontinent, percolated down to the last ordinary man, and correlated with the continuous and cumulative intellectual history and knowledge tradition of India. That this exercise of regeneration is happening here in Madhya Pradesh and is only appropriate, for it was from that adjacent Vidisha, Mahendra and Sanghmitra instrumented a major dissemination of a new worldview, that was Buddhism, across Asia. We have in our midst today most venerable representatives of Dharma and Dhamma who have gathered here to illuminate polity, to guide politics in the light of Dharma. The kind presence and participation of the eminent guests representing so many countries attests their interest in Sanchi University and establishes the international character of the university. The university is deeply obliged to the scholars who have come from India and abroad. Thailand, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Germany, USA, Norway, Korea, China. With your enlightening presence, sirs, the coming deliberation on the relevance of Buddhist and Indic thought, Dharma and polity in this rapidly deteriorating world would not enlighten us how to negotiate synchronically across the world and diachronically between present and past. The spread and evolution of Indian thought, I believe, can alone secure the world peace. Dharma, a necessity for polity, stability, and sustainability. Thank you all. We will try our best to make you all happy and comfortable in this peaceful, prosperous, and sacred heartland of India. Our own distinguished minister is with us to encourage and support us, Mr. Surendra Patwa, Minister of Culture and Tourism. Your presence, sir, is a source of inspiration for us. Most venerable Benagala Upatisanayaka Theroji, your presence is the affirmation of Sri Lanka, that the people among whom Buddhism has been a long-living force, a long-living traditions, are happy and have welcomed the Sanchi initiative. Thank you, sir. We are grateful. Our beloved Chief Minister, Mr. Shivraj Singh Chauhan, who had to leave. Your good self is an ardent student of philosophy, as we all know, and a devotee of Bodh Darshan, a son of soil. It was his commitment and initiative that Sanchi University has been founded. That we have a center to foreground the idea that India has been the source of inspiration for the both Buddhist and Indic thought, the two most important drivers of programming the Asian mind. An initiative of much geopolitico-intellectual significance in facilitating the renewal of historical bonds between India and Asia. He is an astounding example of governance with value and compassion. ये प्रदेश उन्हें केवल मुख्यमंत्री के नाम से ही नहीं जानता, वो उन्हें मामा के नाम से भी दुलारता है, क्योंकि उनमें सभी के कल्याण का भाव है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को, आज से कुछ दिन बाद ही, शायद देश में ऐसा पहली बार होगा कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहाँ का पुलिस और प्रशासनिक के मुखिया सभी दर्शन के विद्यार्थी हों। ऐसा अनायास नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। ये जब ही हो सकता है जब कोई सत्यम वद और धर्ममचर के पाथ पर चल रहा हो। जैसा कि हम सबको पता है कि आपने आनंद मंत्रालय की स्थापना भी की है और हमें आनंद देने वाले उनके मंत्री भी हैं वो। थैंक यू सर। The coming generations will always honor you as we honor you today. I am grateful to the organizers, beginning with India Foundation and Mr. Ram Madhav, Professor S.R. Bhatt, and the Vice Chancellor of Sanchi University, for making with their labor and dedication this conference a meaningful reality by bringing together a galaxy of scholars. And of course, finally,
but most importantly, all those in the background who are not visible. The Purush behind the Prakriti, the Purush behind the Maya, जिसकी हमें दिख भी नहीं रही छाया, but who has driven the whole project, for whom Chitta is Ambaram, we are and shall endlessly be grateful. Thank you very much.